प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आप लोगों से भारत में प्रमुख नगरीय संस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, मुझे लगा कि सभी नगरीय संस्थाओं के बारे में अलग अलग डिटेल में बताने से पहले 74वें संविधान संशोधन के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि सभी नगरीय संस्थाओं की स्थापना और उनका गठन 74वें संविधान संशोधन की धारणाओं के अनुसार ही किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं की भांति ही भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकारों की कठपुतली हुआ करती थी। इन्हें जब चाहा भंग कर दिया जाता था और जब चाहा तब इनके चुनाव स्थगित कर दिए जाते थे। ये संस्थाएं कमज़ोर और लगभग प्राणहीन सी हो गई थी। इनकी वित्तीय स्थिति भी बहुत दयनीय थी। इनके वित्तीय साधन भी बहुत कम थे और इन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता था और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकारें इनका अधिक से अधिक नियंत्रण करती रही है। राजीव गांधी ने सर्वप्रथम अपने प्रधानमंत्री काल में संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से पहल की और उनका ये सपना 92 और 93 में पूरा हो पाया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में प्रावधान किए गए। अब वर्तमान में पूरे भारत देश में पंचायती राज संस्थाओं का गठन 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार होता है और नगरीय स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का गठन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है। तो आज हम यहाँ 74वें संविधान संशोधन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 द म्यूनिसिपैलिटीज़ शीर्षक से नया अध्याय जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस 74वें संविधान संशोधन के अनुसार ही समस्त भारत देश में नगरीय निकायों की स्थापना की जाती है। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं या प्रमुख प्रावधान हैं जिनके तहत नगरीय संस्थाएं गठित होती हैं, उनका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। 93 से पूर्व नगरीय स्थानीय संस्थाओं को भारत में कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था और संविधान में यह विषय राज्य सूची में सम्मिलित किया गया था और राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वो विधेयक पारित करके इनके गठन और कार्यों का प्रावधान करेंगे। इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण राज्यों ने इन संस्थाओं को स्वायत्त और अधिक सशक्त बनाने की बजाय इन संस्थाओं का उपयोग अधिक से अधिक राजनीतिक दृष्टि से किया जाने लगा।
राज्य सरकारें इन संस्थाओं को लेकर अधिक गंभीर नहीं थी। ये संस्थाएं शक्तिहीन, प्राणहीन सी होती जा रही थी। इसीलिए ये 94 संशोधन किया गया और इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अब राज्य सरकारें इन्हें इनके निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग नहीं कर सकती। ये जो 74वें संविधान संशोधन की सेकंड विशेषता है वो ये है, इसमें 3 प्रकार की नगरीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। नगर पंचायत या नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम। जैसे कि राजस्थान में नगर पंचायत का प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ नगर पालिका बोर्ड है। और मैंने बताया था कि नगर पालिका बोर्ड 3 भागों में विभक्त है। नगर पालिका बोर्ड सेकंड, नगर पालिका बोर्ड थर्ड और नगर पालिका बोर्ड फोर्थ। उसके बाद नगर परिषद है और नगर निगम है। तो जो नगर निगम है वो बड़े नगरों के लिए गठित किए जाते हैं जहाँ जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। उस नगर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। और नगर परिषद जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो परंतु 5 लाख से कम हो, वहाँ पर राज्य सरकार नगर परिषद गठित करेगी। ये राज्य सरकार को निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया है कि वो किसे नगर परिषद बनाएगी और किसे नगर निगम बनाएगी। इसी तरह से नगर पालिका बोर्ड का भी विभाजन किया गया है। जहाँ 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है वहाँ नगर पालिका बोर्ड सेकंड होगा। जहाँ नगर की जनसंख्या 25,000 से तो अधिक है किंतु 50,000 से कम है वहाँ नगर पालिका बोर्ड थर्ड होगा। और जिस कस्बे की जनसंख्या 25,000 से कम है वहाँ नगर पालिका बोर्ड फोर्थ गठित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की नगरीय संस्थाएं गठित करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नगरीय निकायों का गठन। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नगर निकाय में उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। नगरीय निकाय को अपनी एक परिषद होगी नगरीय निकाय की, और उस परिषद को बनाने के लिए नगर को अनेक वार्डों में विभक्त किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड से जो उम्मीदवार है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आएगा। इस तरह से वार्डों की जो संख्या निर्धारित होगी वो वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से होगी और इसे निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। तो चुने हुए सभी वार्ड मेंबर्स अपने परिषद का गठन करते हैं और अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। वार्ड समितियों का गठन, ये एक नया प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के माध्यम से, ताकि एक जो जन सामान्य लोग हैं उन्हें राजनीतिक कार्यों में एक सहभागी प्रजातंत्र, मतलब हम इसे कहेंगे कि एक सहभागी प्रजातंत्र की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आम नागरिक का काम केवल मत देना होता था और संस्था का चुनाव करना होता था, किंतु उस संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों में वो सहभागी नहीं होती थी। तो एक अधूरा सा प्रजातंत्र दिखता था, प्रतिनिधि प्रजातंत्र बनकर रह गया था। इसे सहभागी प्रजातंत्र में बदलने के उद्देश्य से वार्ड समितियों का प्रावधान किया गया है और जिनकी सहायता से जन सामान्य को नगरीय स्थानीय संस्था के संचालन में सहभागिता करने का अवसर दिया गया है। इस बारे में प्रावधान किया गया है कि ऐसी नगरीय स्थानीय संस्थाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जहां की जनसंख्या 3 लाख या इससे अधिक है।
प्रत्येक वार्ड या एक से अधिक वार्डों के लिए भी एक समिति का गठन किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल पर यह दायित्व छोड़ा गया है कि वे अपने राज्य में इन वार्ड समितियों के गठन की प्रक्रिया, कार्य और दायित्व निर्धारित कर सके। वार्ड समितियों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में आने वाले लोग वार्ड समिति के सदस्य होते हैं और इन वार्ड समितियों के अलावा भी राज्य विधानमंडल द्वारा अन्य समितियों के गठन का प्रावधान भी किया गया है। तो ये वार्ड समितियां एक अनूठा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है जो सफलता से कार्य कर रहा है। अगला प्रावधान है नगरीय निकायों में आरक्षण व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं की भांति ही इन नगरीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान अधिनियम द्वारा किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों का आरक्षण, ओबीसी की सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण, ये समस्त प्रावधान इसमें किए गए हैं। आरक्षित सीटों का जो निर्धारण है वो नगरीय निकाय में निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम से किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। उसी तरह से ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब ये 21% कर दिया गया है। इसी तरह अध्यक्ष और सभापति पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के जो अध्यक्ष और सभापति हैं उनके पदों पर भी एसटी, एससी और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं और इसके लिए जो राज्य विधानमंडल है उनको अधिनियम में प्रावधान करना होता है। अध्यक्ष सभापति के कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था भी है। प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। यह आरक्षण सभी पदों और सभी वर्गों के लिए किया जाना अनिवार्य है। अर्थात सदस्य और अध्यक्ष पद पर 1/3 महिलाओं के आरक्षण के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित पद हैं उनमें भी 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल। 74वें संविधान संशोधन के पहले राज्य सरकारें इन संस्थाओं के स्थायित्व को लेकर चिंतित नहीं थी। उन्हें किसी भी कारण से या कारण से भंग कर दिया जाता था, समय पे चुनाव नहीं कराए जाते थे। इस अनिश्चितता को इस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और पूरे देश की सभी नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। अब नगरीय संस्था की जो प्रथम बैठक है उस बैठक की तारीख से 5 वर्षों तक यह संस्था निरंतर बनी रहेगी। सदस्यों की योग्यता। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचन है उनमें कोई सदस्य अयोग्य नहीं होगा। कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो इसमें अयोग्य माने जाएगा। और अधिनियम राज्यों पर अधिनियम ने छोड़ दिया है कि वो इन निकायों के सदस्यों के लिए योग्यताएं अपने स्तर पर निर्धारित कर सकता है। नगर निकायों की शक्तियां, कार्य और दायित्व।
74वें संविधान संशोधन में जो 12वीं अनुसूची है उसमें इन नगरीय निकायों के कार्यों की सूची संलग्न की गई है और राज्यों से अपेक्षा की गई कि उस सूची में वर्णित समस्त कार्य इन्हें प्रदान किए जाएं। हालांकि ये प्रावधान राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। संविधान के अधीन राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को ऐसे कार्य, शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जिससे ये संस्थाएं एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर सकें और अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए अधिक से अधिक योजनाएं बना सके। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था या करारोपण की शक्ति संविधान द्वारा राज्यों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वे नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कर, शुल्क और जुर्माना लगाने और इसे एकत्रित करने का अधिकार इन संस्थाओं को सौंपें। राज्य की संचित निधि से इन्हें अनुदान भी दिया जाएगा। प्रत्येक नगरीय संस्था का अपना अलग एक कोष होगा जिसमें कर, फीस, जुर्माना से एकत्रित धनराशि जमा करवाई जाएगी और अपने कार्यों के लिए निकाय इस राशि को निकलवा भी सकते हैं। तो इस प्रावधान द्वारा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को अधिक सुदृढ़ता प्रदान की गई है। वित्तीय स्थिति के सुधार की दृष्टि से ही एक अन्य अलग प्रावधान किया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन। क्योंकि इनकी वित्तीय समस्या को दूर करना एक बहुत पूर्ण समस्या थी और सब इसके लिए प्रयासरत थे, क्योंकि अधिकांशतः जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय स्वायत्त निकाय, वो लंबे समय से वित्तीय समस्या से जूझते रहे हैं और इसका फ़ायदा राज्य सरकारें हमेशा से उठाती आ रही हैं। संविधान संशोधन द्वारा केंद्र के समान ही राज्यों में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 द्वारा किया गया है। इस राज्य वित्त आयोग से अपेक्षा की गई है कि वो इन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की दृष्टि से मजबूती प्रदान करेंगे और निम्न मामलों में वो राज्यपाल को सिफारिश करेंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर, शुल्क, फीस आदि से हुई आय का राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बीच समुचित वितरण होना चाहिए। ऐसे कर, शुल्क, फीस का निर्धारण जो नगरीय संस्थाओं द्वारा लगाए जाने हेतु सौंपे गए हैं, उनके बारे में वो राज्य सरकार को परामर्श देते हैं। राज्य की संचित निधि से नगरीय स्थानीय संस्थाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान की राशि निर्धारित करते हैं और इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग को समय समय पर अनेक निर्देश दिए जाते रहे हैं। राज्य वित्त आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के बारे में और राज्यपाल उसे फिर विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रावधान है निर्वाचन आयोग का गठन। 94 से पहले इन संस्थाओं का चुनाव कराने का जो दायित्व था वो निर्वाचन विभाग का हुआ करता था। अब इन संस्थाओं के नियमित रूप से चुनाव कराने के उद्देश्य से 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इन संस्थाओं के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करना, चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और संपूर्ण निर्वाचन का प्रबंध का दायित्व अब राज्य निर्वाचन आयोग का होता है।
इस निर्वाचन आयोग के गठन और कार्यकाल, सेवा दशाएं आदि के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर व्यवस्था की जाती है। अगला प्रावधान है जिला योजना समिति। भारत में बहुत समय से यह मांग उठती आ रही थी कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग फ्रॉम बिलो, नीचे के स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए। लेकिन इस दिशा में जो व्यवहारिक प्रगति हुई है वो 74वें 73वें संविधान संशोधन के पश्चात हुई है, क्योंकि इन दोनों ही संविधान संशोधन में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जिला योजना समिति जिले में स्थित ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्मित योजनाओं को समन्वित करके राज्य स्तर पर भेजती है और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वे कानून बनाकर जिला नियोजन समिति के गठन, सदस्यता और अध्यक्ष के चयन और कार्यक्रम का प्रावधान करेंगे। इस समिति का मुख्य कार्य है जिले के विकास की दृष्टि से समग्र योजना का प्रारूप तैयार करना और फिर उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना। इसी प्रकार से महानगरों के लिए नियोजन समिति गठन का प्रावधान है। प्रत्येक महानगर के लिए एक नियोजन समिति गठित की जाएगी और इसके गठन कार्यों के लिए राज्य विधानमंडल आवश्यक प्रावधान करेंगे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भी महानगर के विकास के लिए योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कराना होता है। इस प्रकार हमने आज यहाँ ये 74वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान देखे। ये सभी प्रावधान संघ द्वारा शासित 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये किए गए समस्त प्रावधान हैं वो केंद्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ये लागू नहीं होते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का जो वो दार्जिलिंग जिला है, पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा हिल है, परिषद के कार्य शक्ति इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि जो उपरोक्त विवरण है उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया है उससे नगरीय और ग्रामीण संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है और इन्हें अब अधिक कुशलता से प्रभावी ढंग से कार्य करने लगी हैं। अब इन संस्थाओं के जो चुनाव है वे नियमित रूप से कराए जाने लगे हैं और जो समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास किया है, वो लगभग सफल सा हो गया है। और इन संस्थाओं की जो वित्तीय स्थिति शुरू से कमज़ोर रही है उसमें अनेक सुधार होने लगे हैं। प्रावधान 74वें संविधान संशोधन में जो राज्य वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान है, इनके करारोपण की शक्तियों का प्रावधान है, इन सब के कारण अब ये संस्थाएं वित्तीय दृष्टि से अधिक सशक्त हो गई हैं और राज्य का भी इन पर अब बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रहा है। यह अधिक स्वायत्तता से अपना कार्य कर रही है। तो आशा है आप लोगों को आज ये समझ में आ गया होगा।